हेलो व्यूअर्स। आज बात कर लेते हैं इसराइल का ग्रीक साइप्रस और नॉर्दर्न टर्किश साइप्रस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। याद है ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर जब ईरान ने इसराइल को तहस नहस करने की ठानी, तो वहाँ से ये डरपोक बुज़दिल जालिम लोग निकल कर उन्होंने जो नियरेस्ट कंट्री था वो था ग्रीक साइप्रस, वहाँ जाके पनाह ली। अब ग्रीक साइप्रस वाले भी परेशान हो गए क्योंकि ये लोग न सिर्फ इसराइल से ग्रीस आ रहे थे, बल्कि आने के बाद एक बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी खरीद भी रहे थे। अब इसराइलीज का जो बैकग्राउंड है, जूइश का जो बैकग्राउंड है, वो यही रहा है। फलस्तीन में उन्होंने कैसे कब्जा किया, इसी तरह कब्जा किया कि प्रॉपर्टी खरीदते रहे, आपको 1 रुपए के 4 रुपए 5 रुपए देते रहे और आप हंसी खुशी अपनी प्रॉपर्टी बेचते रहे। ये फलस्तीनियों ने इसराइली के साथ किया था कि 1 रुपए की चीज़ आपको 5 रुपए देते रहे, वो लालच में आके फलस्तीनियन अपनी प्रॉपर्टी इसराइल को बेचते रहे। अब ग्रीक साइप्रस के कान खड़े हो गए, ग्रीक लोगों के कान खड़े हो गए कि ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ किया, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ ग्रीक लोगों के पैरा दाना शुरू हुए, बल्कि उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी खरीदने में बैन लगाने की भी कोशिश की। याद रहे साइप्रस एक आइलैंड है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ। 1971 या 72 के अंदर ग्रीक की लोगों ने, ग्रीक आर्मी ने जो ट्रक्स रहते थे ग्रीस के अंदर, उनके ऊपर जुल्म किए, उनका कत्लेआम किया, जिसकी वजह से तुर्की की फौज को वहाँ पे आना पड़ा। और जब से आज तक ये साइप्रस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ग्रीस के पास है, एक तुर्की के पास है। अब तुर्की की यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप एक अरसे ज़माने से रुकी हुई है, और उसका मेन रीज़न यही है कि ग्रीस बोलते हैं आप साइप्रस को हम हमारे हवाले कर दो। इस सेंस के अंदर टर्किश साइप्रस वाले क्या कहते हैं कि ये 2 नेशन कंट्रीज हैं, क्योंकि इन 2 साइप्रस में 2 नेशन रहती हैं, ग्रीक और टर्किश। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लिहाजा आपकी नेशन अलग है, आप वहाँ रहें, और हमारी नेशन हमारी अलग है, यहाँ रहें। याद रहे मैं एक टर्किश सिटीजन हूँ, और मेरा ये सवाल मेरी वाइफ से होता था कि ऐसा क्या है। तो जब मैं टर्किश साइप्रस गया तो मुझे बताया गया कि सामने इजराइल है, अगर वो वहाँ से मिसाइल मारेंगे तो मिसाइल यहाँ आएगा। और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्किश साइप्रस इतना इम्पोर्टेंट है कि सी के एरिया में ऑयल के रिजर्व्स निकल रहे हैं, गैस की पाइपलाइन प्रोसीड होती है यूरोप तक, और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि टर्क्स इसको वापस देने के ज़िम्मे में एग्री नहीं है। और मैं जहाँ तक मैंने इसका रिसर्च की और फेयर इनफ कि अगर टर्की ने ये नॉर्दर्न साइप्रस ग्रीक को दे दिया तो टर्की को सिक्योरिटी के लिहाज से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बजाय आप अपनी सिक्योरिटी देखें, क्योंकि फेयर इनफ है, आप यूरोपियन यूनियन के ज़िम्मे के अंदर अगर आप इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लूज करेंगे तो आप अपने मेजर कंट्री को भी थ्रेट में डाल सकते हैं। यही वजह है कि नॉर्दर्न साइप्रस जो टर्किश साइप्रस है, वहाँ पे फॉरेनर को प्रॉपर्टी लेना मना है। पिछले दिनों एक न्यूज़ भी हमारे सामने है जिसमें ये बताया गया था कि काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स इन द ग्रीक टेरिटरी वो इजराइल और इजरायली अथॉरिटी ने अपने कंट्रोल में ले ली। अब ये चीज़ ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप किसी और के घर के ऊपर कब्जा कर लें जब तक कि उसके अपने घर के लोग नहीं मिले हों। तो और ये दुनिया जानती है कि जूश लॉबी दुनिया में कितनी पावरफुल है। अब ये पावरफुल किस बुनियाद के ऊपर? अपने पैसे की मदद से, अपने पैसे की वजह से, वरना इनकी कोई औकात नहीं हो।
पूरी दुनिया में। आज यूएस इनके पूरे कंट्रोल में है बिकॉज ऑफ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो या तो जूइश है या जूइश लॉबी से फुली कनेक्टेड है। बैक टू द टॉपिक कि ये टर्की साइप्रस तुर्की की बका के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर तुर्की बहुत खतरे में आ सकता है। और अगर हम ग्रेटर इजराइल की बात करें कि उसके नक्शे में क्या है, तो उसके नक्शे में इजराइल, इराक, ईरान और तुर्की का कुछ हिस्सा भी शामिल है। अब ये हिस्सा माना ही जाता है कि जिस इलाके में तुर्की की बॉर्डर कुर्द एरिया में लगती है, यानी कुर्द लोग जो हैं वहाँ पे ऑक्यूपाई इजराइल कर सकता है। अब ये बॉर्डर एक आइलैंड है ये साइप्रस, तो इसमें कंट्रोल करना। और मैं साइप्रस जा चुका हूँ, साइप्रस में मैंने देखा है कि वहाँ पे सिविलियन टर्किश से ज़्यादा सिविलियन कपड़ों के अंदर तुर्की की इंटेलिजेंस के लोग काम करते हैं। चप्पा चप्पा तुर्की को डिफेंड कर रहा है इस स्ट्रेटेजिक मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन का, जिसकी वजह से तुर्क कौम, तुर्की की अवाम रात को सुकून का सांस लेते हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजिक सिर्फ आपकी बॉर्डर पे ही नहीं है, कुछ दूर भी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बनती है। तो यूरोपियन पाइपलाइन हो जो कि इसी साइप्रस के सामने से उसके एरिया से गुजर रही है, उसकी पूरी नज़र इसराइल की इस आइलैंड के ऊपर है, चाहे वो ग्रीक साइप्रस हो चाहे वो नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर। तो और दोनों कम्युनिटी ग्रीक हो या टर्किश हो, दोनों इसराइल की प्रेजेंस की वजह से परेशान है। अब मैं ग्रीक की तो बात नहीं करता, मेरा वास्ता टर्किश साइप्रस से, तो मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। और अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के ज़िम्मे के अंदर आज तक जो 50 साल गुजरने के बाद तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उसकी मेन वजह क्या है? ये आइलैंड अगर आप देखते हैं तो 95% टर्की को यूरोपियन यूनियन में ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी रजब तैयब एर्दोगान प्रेसिडेंट है। इसके बाद कौन आता है, कौन पिट्ठू आते हैं, कौन एजेंट्स आते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, नहीं पता। वो किस किस्म के लोग होंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी पास के अंदर जो हम देखते हैं, दूसरी पार्टी इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल कंट्री के हाथ में खेलते रहे एजेंट के तौर पर। ये वाइट बंदा था रजब तैयब एर्दोगान, जिसका अब एक तो उम्र हो गई है, दूसरा उसकी पार्टी 12 साल 16 साल हुकूमत करते करते जो डिलीवर करना चाहिए था अब तक डिलीवर नहीं किया। तो तुर्की की इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगले इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान जीत पाएंगे। कोई कानून में, आइन में तब्दीली कर दें, खुद को, अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को पॉलिटिक्स में इन करवा के दोबारा लेके आ जाएं। क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान भी थोड़ा सा इसी तरह सा पाकिस्तानी माइंड रखा है इन्होंने कि अपनी औलाद को पॉलिटिक्स में लेकर। उनके दामाद तो आ चुके हैं, फॉरेन फाइनेंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं तुर्की के, बड़ी ले दी हुई, और इकोनॉमिक कंडीशन मज़ीद ख़राब होने की वजह से उनको हटा दिया गया और अब तक वो पिक्चर में नहीं है। तो देखते हैं, वो रजब तैयब एर्दोगान खुद कैंसर के मरीज़ हैं और कब तक अगला इलेक्शन 2028 का है, क्या आया इस काबिल रहते हैं, उनकी पार्टी इस काबिल रहती है, क्योंकि कंडीशन तो उनकी बहुत ख़राब है, उनकी पार्टी की कंडीशन। तो ये एक न्यूज़ है। साइप्रस का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है मैंने कि वो किस तरीके से लोकेशन वाइज, स्ट्रेटजिक वाइज, सिक्योरिटी वाइज और इकोनॉमिकल वाइज कितना इंपॉर्टेंट है तुर्की और यूरोप के लिए। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली इस किस्म की वीडियोस थोड़ी डिटेल में बनानी पड़ती हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।